कुछ न कुछ शोषा छोड़ देते हैं। वो बिहार जाएंगे वहां शोषा छोड़ेंगे, बंगाल जाएंगे वहां शोषा छोड़ेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, यूपी जाएंगे वहां शोषा छोड़ेंगे। तो अगर किसी को भूलना है तो उसका नाम ही मत ले दो। नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर को मोहताज रियासत कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और नरेंद्र मोदी से इस बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि इस गैर हसास बयान से वजारत उस्मा के ओहदे के उम्मीदवार के फहम इदराक और उनके मगरूर रवैये का पता चलता है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मोदी के इस बयान को न तो जबान की लग़ज़िश कहा जा सकता है और न ही गैर इरादतन गलती कहा जा सकता है, बल्कि ये दानिस्ता तौर पर किया गया अमल था ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को मुश्तइल करते हुए आइंदा रियासती इंतखाबात में बीजेपी फायदा हासिल कर सके। जम्मू कश्मीर के रियासती वजीर अब्दुल रहीम राठौर का कहना है कि दफा 370 में तरमीम के संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। चाडोरा के दादुमपुरा में एक सरकारी हाई स्कूल की इमारत के संग बुनियाद के मौके पर मुनक़दा अवामी रैली से खिताब करते हुए अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि तवील मुबाहिस और काफी ग़ौर-व-ख़ौस के बाद ही आइन की दफा 370 मुरतब की गई है। उन्होंने कहा कि दफा 370 यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखती है और इस दफा के साथ छेड़छाड़ नुकसानदेह साबित हो सकती है। नेशनल यूथ सदर लोक जनशक्ति पार्टी संजय सराफ ने हुकूमत से अपील की है कि श्रीनगर के कोनाखुन इलाके में रहने वाले खानदानों को मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल किया जाए। वो अपने दौरे के दौरान इलाके के बाशिंदों से बात कर रहे थे। सराफ ने हुकूमत से अपील की कि डार मोहल्ला और दीगर इलाके के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान के सरबराह इमरान खान ने इन खदशात को मुस्तरद कर दिया कि अगर बीजेपी 2014 में इंतखाबात में इक़्तिदार में आती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में मजीद तलख्खी पैदा होगी। इमरान खान ने कहा कि जो भी पार्टी जीते उसकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में शिरकत करते हुए इमरान खान ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि इक़्तिदार में कौन आता है इससे पाकिस्तान को कोई सरोकार नहीं है, यह फैसला करना हिंदुस्तान की आवाम का काम है। ताहम इमरान खान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए जरूरी है कि दोनों ममालिक की लीडरशिप मजबूत हो और सख्त फैसले करने की अहल हो। शाम में बागियों के ठिकानों पर असद हामी फौज के फिजाई हमलों में 13 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में 4 ख़वातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। शाम में इंसानी हलाकतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शनिचर के रोज असद हामी फौज ने शुमाल मशरक़ी शहर रक़्क़ा में बागी जंगियों के ठिकानों पर शदीद फिजाई हमले किए। बरतानवी इंसानी हकूक इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शामी फौज के हमलों के महलूकीन में 4 ख़वातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इन हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। रक़्क़ा शहर बशारुल असद मुखालफिन का सबसे मजबूत गढ़ समझा जाता है। गुज़िश्ता मार्च में बागी जंगियों ने इस शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया था। इसके अलावा शाम के सबसे बड़े शहर और मुल्क के तिजारती मरकज हलब के बाज इलाके भी बागियों के ज़ेर कंट्रोल हैं। शामी फौज बागियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए जारहाना कार्रवाइयां अंजाम दे रही है, जिसमें फिजाई हमले शामी फौज के लिए मौसर हथियार साबित हो रहे हैं। हालांकि रक़्क़ा शहर पर बागियों का मुकम्मल कंट्रोल है, ताहम असद हामी फौज की फिजाई कार्रवाइयों ने उन्हें मजीद पेशकदमी से रोके रखा है। इसके अलावा शामी फौज के खिलाफ बरसरे पैकार मुख्तलिफ जंगजू ग्रुपों के बीच आपसी इख्तिलाफात के सबब भी उनकी कोशिशें रायगान जा रही हैं। जराये के मुताबिक इस्लामिक फ्रंट नामी जंगजुओं के एक इत्तेहाद ने फ्री सीरियन आर्मी को तुर्की सरहद के करीब बाबल हवा क्रॉसिंग पॉइंट से बेदखल करते हुए वहां के असलहा खानों और दीगर अहम इंतजामी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। ताहम इस दौरान दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी तसादुम की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ बागी जंगजू ग्रुपों को मिलाकर गुज़िश्ता महीने ही इस्लामिक फ्रंट की तश्कील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
عراق میں سنیچر کو بم دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق وزیریا علاقے میں 2 کاروں میں سوار نامعلوم بندوق برداروں نے ایک شراب کی دکان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں 9 افراد مارے گئے اور دیگر 4 زخمی ہوئے۔ عراق کے شمالی شہر موصل کی ایک مارکیٹ میں ہوئے بم دھماکے میں 2 دکاندار ہلاک اور 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مشاہدہ قصبے میں بھی روڈ کے کنارے نصب کردہ بم کے پھٹنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ انبار صوبے کے رمادی علاقے میں ایک مقامی لیڈر کے بیٹے کو فائرنگ میں ہلاک کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران مختلف پرتشدد واقعات میں اب تک 85 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ ایران کے متنازع جوہری پروگرام کے حل کے لیے کامل معاہدے کی توقع حقیقت سے بعید ہے۔ تاہم اوباما نے کہا کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے متبادل موجود ہیں اور دنیا کو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایک متبادل اختیار کرنا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران مکمل طور پر اپنے نیوکلیائی پروگرام سے دستبردار ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر نگرانی کا ایسا نظام بنایا چاہیے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایران نیوکلیائی معاہدات ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ سوڈان کے نائب صدر علی عثمان طاہا نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر کا کہنا ہے کہ نائب صدر علی عثمان طاہا نے نئی حکومت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے استعفی دیا ہے۔ عمر البشیر نے کہا کہ نائب صدر نے رضاکارانہ طور پر اپنے عہدے سے استعفی دیا ہے، جیسا کہ انہوں نے 2005 میں امن معاہدے کی بات کیا تھا اور اس معاہدے کے بعد 22 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا تھا۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ حفاظتی معاہدے پر دستخط کو ملتوی کر دیا ہے۔ صدر کرزئی کے اس فیصلے کا افغانستان کی بیشتر عوام نے خیر مقدم کیا ہے، تو وہیں بعض گوشوں نے اس پر تشویش بھی جتائی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر دونوں ممالک معاہدے پر دستخط کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس صورت میں نیٹو افواج آئندہ سال افغانستان سے چلی جائے گی۔ افغانستان کے عوام کا ایک حصہ ان کے ملک میں جاری خونریز حالات کے لیے امریکہ کو ہی ذمہ دار تصور کرتا ہے۔ ٹیم انڈیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف 3 روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا ون ڈے میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم نے پہلے میچ میں ٹیم انڈیا کو 141 رنوں سے کراری شکست دی تھی۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں ٹیم انڈیا کی گیند بازی اور بلے بازی دونوں ناقص رہے تھے۔ افریقی بلے بازوں نے ٹیم انڈیا کے بالروں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 358 رنوں کا اسکور کھڑا کیا تھا۔ وہیں جواب میں ٹیم انڈیا صرف 217 رن بنا کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ بلے بازی میں سوائے کپتان مہندر سنگھ دھونی کے اور کوئی بھی بلے باز جنوبی افریقہ کے تیز رفتار بالروں کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ سیریز میں ٹیم انڈیا کے لیے کرو یا مرو کی صورتحال ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ نتائج کی ووٹوں کی گنتی ہوگی اور کون جیتے گا کون ہارے گا تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا۔ صبح 8 بجے سے یعنی اب سے کچھ دیر بعد 4 ریاستوں دہلی، مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ کے اسمبلی انتخابات کی ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ گنتی کے مراکز پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کو عام چناؤ سے قبل سیمی فائنل تصور کیا جا رہا ہے۔ کچھ گھنٹوں میں یہ تصویر واضح ہو جائے گی۔ جیت کانگریس اور بی جے پی میں سے کس کے قدم چومنے جا رہی ہے؟ 3 ریاستوں مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان راست مقابلہ ہے۔ وہیں دہلی میں کانگریس، بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان 3 طرفہ مقابلہ ہے۔ انتخابات میں کئی سرکردہ سیاسی لیڈروں کی قسمت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابی نتائج کس کے چہرے پر مسکان لاتے ہیں اور کس کو افسردہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس وقت مدھیہ پردیش میں وہاں کے انتخابی نتائج کا بھی
जो है वोटों की गिनती का आगाज होगा थोड़ी देर में। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे भोपाल नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कहां पर क्या अहम इंतजाम हैं और कौन कौन से लीडरों की आज किस्मत का फैसला होने जा रहा है? 230 असेंबलियों के लिए काउंटिंग का काम शुरू होगा। थोड़ी देर बाद जो है आप देख रहे हैं हमारे पीछे भोपाल में इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पर कदीम जेल जो है यहाँ पर वोटों की गिनती होगी। लीडरान के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई पार्टियों के जो है उम्मीदवार जो है यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद सभी लोगों की सांसें थमी हुई कि आने वाले चंद घंटों में नतीजा क्या होगा। जी मेहताब, ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से बड़े लीडरों की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है? देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में साबिक वजीर आला बाबूलाल गौर जो यहाँ पे गोविंदपुरा सीट से खड़े हैं, उनकी किस्मत का फैसला होना। अगर वो जीतते हैं तो लगातार उनकी 10वीं जीत होगी। और अगर हम भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें आरिफ अकील की, तो ये लगातार उनकी जो है 4थी जीत होगी कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से। अगर उसके आजाद उम्मीदवार की हैसियत से देखा जाए तो ये उनके 5वीं बार का मामला होगा जो इस बार जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो है यहाँ पे शिवराज सिंह खुद जो है मैदान में 2 जगह से खड़े हुए हैं। और अगर हम दूसरे लीडर की बात करें तो बहुत सारे अहम लीडर हैं जिनकी किस्मत का फैसला यहाँ पर होना है। जी मेहताब, ये जानना चाहेंगे कि जिन वोटों की गिनती के मरकज पर आप खड़े हैं वहां पर कौन से अहम उम्मीदवार हैं, वहां की क्या तफसीलात है? देखिए, यहाँ पे भोपाल जिले की बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर अहम सीटों की अगर बात करें जहाँ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बाबूलाल गौर जहाँ पर एक अगर जीतते हैं तो एक रिकॉर्ड बनाएंगे और लगातार उनकी 10वीं बार जीत होगी। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो आरिफ अकील पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और इस बार आरिफ अकील के सामने बीजेपी ने अपने कदावर लीडर आरिफ बेग को मैदान में उतारा है और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ था। इसे भी देखने के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा दूसरी जो सीटें हैं वहां पर भी जो है एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा हमें। जी मेहताब, ये जानना चाहेंगे कि वोटों का जो परसेंटेज है, नतायज मध्य प्रदेश के कहे जा रहे हैं कि और कुछ नहीं, जिस तरह हुकूमत ने काम किए हैं उस पर जो है लड़े गए हैं। क्या कहना है आपका, किस तरह के अवाम ने किस तरह के मुद्दों को जो है आगे रखा है, क्या फैसला जो है किस तरफ हो सकता है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि फैसला क्या हो सकता है, 2003 से मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। तो 2003 के अगर इलेक्शन की हम देखें तो वहां पर एक क्लियर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और कांग्रेस जो है कुल 38 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन उसके बाद जो इसका परसेंटेज जो है 2008 के इलेक्शन में कम हुआ और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वहां पर उसको बहुत सारी जगह पर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को जो एक मौका मिला था 230 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का, वहां पर 229 सीटों पर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकी। एक उम्मीदवार का जो है पर्चा निरस्त हो गया था। और यहाँ पर बहुत सारी जगह पर जहां पर कांग्रेस को अपने मुद्दों के साथ पहुंचना चाहिए था, कांग्रेस उन मुद्दों के साथ जनता के बीच नहीं पहुंच सकी। और अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 230 सीटों में 30 सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो है एक बड़ा फैक्टर रहते हैं। यहाँ पर अगर पिछले इलेक्शन की हम बात करें तो इसमें से 21 सीट ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। और अगर हम उनकी जो है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कुल जो है 9 उम्मीदवार ही जो है मुस्लिम हलकों से, जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है, वहां से जीत सके थे। लेकिन इस बार की उसमें हम देखें तो मुस्लिम वोटों का रुझान जो है, जिस तरह से 5 दिन पहले कुछ जो है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया कि हम जो है कैंडिडेट को देकर वोट देंगे, पार्टी हमारे लिए अहम नहीं है, तो इन सारी चीजों का भी एक फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। ईटी इंडिया में फिलहाल इतना ही, वक्फे के बाद देखेंगे ईटी उर्दू कश्मीर। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, BT उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रियासत के लोगों को दफा 370 के सिलसिले में मोदी के बयान को नहीं देनी चाहिए अहमियत। दफा 370 को खत्म करना आसान नहीं, गुलाम नबी आजाद का बयान। जम्मू से कटरा रेल सर्विस पर काम सूरत के साथ जारी। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का डायरेक्ट कटरा पहुंचने का ख्वाब जल्द ही होगा, शर्मिंदा ताबीर। और जनूबी कश्मीर के वाहिद सच्चा बच्चा अस्पताल में डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और जगह की कमी, बीमारों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना। और अब तफसीलात। मरकजी वज़ीर सैयद गुलाम नबी आजाद ने दफा 370 के हवाले से नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी की है। कठुआ में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए आजाद ने कहा कि मीडिया ने दफा 370 के हवाले से मोदी के बयान को गैर जरूरी अहमियत दी है। ताहम जम्मू कश्मीर के लोग मोदी के बयान को अहमियत न दें, क्योंकि मोदी आजकल मुल्क भर में इस तरह के बयान देने के आदी हैं। इस तरह के जब वो स्टेटमेंट देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लीडरों का मैंने देखा कि एक हफ्ते से उसी का जवाब देते रहे। अरे उनको तो कोई काम नहीं है जो घूम रहे हैं, आपको तो बहुत सैकड़ों काम है, आप क्यों अगर बर्बाद करते हैं? वो तो जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ शोषा छोड़ देते हैं। वो बिहार जाएंगे वहां शोषा छोड़ेंगे, बंगाल जाएंगे वहां शोषा छोड़ेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, यूपी जाएंगे वहां शोषा छोड़ेंगे। तो अगर किसी को भूलना है तो उसका नाम ही मत ले दो। मेरी दरखास्त होगी जम्मू कश्मीर। इस मौके पर आजाद ने कहा कि बीजेपी 60 सालों से दफा 370 को खत्म करने का मुतालबा कर रही है ताकि वो अपने सियासी मफाद को पूरा कर सके। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बीजेपी 60 साल से कह रही है, वो भी स्टेटमेंट के लिए दे रही है। उनको भी मालूम होना है कि कुछ नहीं होना है, तो वो स्टेटमेंट दे जा रहे हैं, उनको देने दो, हम अपना काम करें। जम्मू कश्मीर की एक खास पोजीशन है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, उसे कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर को मोहताज रियासत कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और नरेंद्र मोदी से इस बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि इस गैर हसास बयान से वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार के फहमो इदराक और उनके मगरूर रवैये का पता चलता है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मोदी के इस बयान को जबान का फिसलना कह सकते हैं और न ही इसे बिला कसद गलती कहा जा सकता है, बल्कि ये दानिस्ता तौर पर किया गया अमल था ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को मुश्तइल करते हुए आइंदा रियासती इंतखाबात में बीजेपी फायदा हासिल कर सके। बयान में मजीद कहा गया है कि रियासत के अवाम दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जाफरानी ब्रिगेड को उनकी साजिशों में कामयाब होने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के रियासती वजीर अब्दुल रहीम राठौर का कहना है कि दफा 370 में तरमीम के संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। चाडोरा के दादुमपुरा में एक सरकारी हाई स्कूल की इमारत के संगे बुनियाद के मौके पर मुनक्किदा अवामी रैली से खिताब करते हुए अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि तवील मुबाहिस और काफी गौर-व-खोज के बाद ही आइन की दफा 370 मुरत्तब की गई है। उन्होंने कहा कि दफा 370 यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखती है और इस दफा के साथ छेड़छाड़ नुकसानदेह साबित हो सकती है। माता वैष्णो देवी के हजारों श्रद्धालुओं का डायरेक्ट रेल सर्विस के जरिए कटरा पहुंचने का ख्वाब अब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होगा। जम्मू कटरा रेलवे लाइन पर काम जोरों शोर से जारी है। कांग्रेस एमपी चौधरी लाल सिंह का कहना है कि 2 महीनों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जम्मू कटरा रेलवे लाइन का इफ्तिताह करेंगे। इसलिए रेलवे हुक्काम को जंगी पैमाने पर काम करने की हिदायत दी गई है ताकि इस महीने तक सारा काम मुकम्मल हो जाए। ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट का सहरा भी यूपी हुकूमत अपने सर बांधना चाहती है। वाज़ेह है कि रेल सर्विस शुरू होने से श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा होगा और इलाके की मईशत भी बेहतर होगी। इंजन वहां चल चुका है,
ट्रायल उसका हो रहा है और यूं ही ट्रायल ये सारा सिस्टम हो जाता है तो इसके बाद इसकी इनॉग्रेशन का समय हो तैयार है समय। और सारी जो हमारी ट्रेन्स हैं वो सारी वहां कटरा की तरफ मूव करेंगे। हमने उस स्टेशन को एक बहुत बड़ा स्टेशन बनाया और उस स्टेशन में उसकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी की और वहां ट्रेन्स खड़ी होने का भी किया, वाशिंग का भी इंतजाम करवाया। डोडा में आए दिन इस्मतरेजी के वाकयात से लोगों में काफी तशवीश है। एक मकामी नौजवान ने डरा धमकाकर 17 साल स्कूली तालिबा की इस्मतरेजी की और ये घिनौना सिलसिला 20 महीने तक चलता रहा। फिलहाल मुलजिम फरार है। मुतालिका पुलिस एहलकार मुजरिम को जल्द ही गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करा रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह भद्रवा में भी एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला सामने आया, ताहम पुलिस फौरन हरकत में आई और 3 दिन के अंदर जम्मू से मुलजिम को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। इसी महीने में एक माजूर लड़की को भी हवस का निशाना बनाया गया था। उस लड़के ने जो भी था उसने मेरे साथ गलत किया। पहले स्टार्टिंग से उसने मेरे को पहले मेरे साथ जबरदस्ती की। उसके बाद मैंने जब उसके घर जाने को बोला तो क्या था, मेरे घर में प्रॉब्लम है पहले से, क्या था मैं पापा से बात करूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा, उसने मेरे को ऐसा बोला। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं, उसने मेरे को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। उसने मेरे को ब्लैकमेल किया कि मेरे पास तेरी वीडियो है, ये है वो है। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। ये 29 तारीख को हुआ है। लड़की ने खुद देखी, इसको कड़ी से और ये कभी जिंदगी भर बाहर नहीं आता है, किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं हो। तो मनीष नाम के आदमी ने करा था रेप उसका, तो उस दिन से वो एब्सकॉन्ड था वहीं से। तो नेक्स्ट डे एसपी साहब की जुडिक्शन में एक टीम बनाई गई जिसमें कि मैं था। तो हम लोग रातों रात यहाँ से जम्मू गए, तो 2-3 जगह पे हमने सर्च किया, तो फाइनली हमने इसे गांधीनगर एरिया से जुडिक्शन से प्रीतनगर से हमने इसको रिकवर कर लिया था। तो उसी दिन रातों रात हम उसको यहाँ ले आए थे। तो अभी वो उसका केस चलान कर दिया गया था, वो भी जेल में उसको भेज दिया गया था। रियासत के अस्पतालों में बुनियादी तिब्बी निज़ाम की दुरुस्तगी और मजबूती के लिए अगरचे हुकूमत काफी कोशां है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के अहम अस्पतालों में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले का काफी फुकदान पाया जाता है। इसकी एक ताज़ा मिसाल जनूबी कश्मीर का वाहिद जच्चा बच्चा अस्पताल है, जहां पर जरूरत के तनासुब से महज 20% अमला ही तैनात है, जबकि अस्पताल में जगह की कमी से न सिर्फ बीमार बल्कि तीमारदार और अस्पताल अमला भी काफी मुश्किलात से दोचार है। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। अनंतनाग के शेरबाग इलाके में कायम जनूबी कश्मीर का वाहिद जच्चा बच्चा अस्पताल अगरचे इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन अमले की कमी की वजह से यहाँ पर लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस अस्पताल में न सिर्फ जनूबी कश्मीर बल्कि जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों से भी मरीज आते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में गैर मामूली रश देखने को मिलता है और बाज़ औक़ात यहाँ पर तैनात अमले के लिए इस रश को संभालना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रवां साल अप्रैल माह से नवंबर तक इस अस्पताल में 7,000 से ज्यादा डिलीवरीज हुई हैं। मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने हमें एतमाद दिया है कि और डॉक्टर्स को यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक देखा जाए तो अभी तक यहाँ पे 7,500 डिलीवरीज हुई है पिछले महीने तक, और पिछले साल यहाँ पे जो हुई है वो थी 11,101 डिलीवरीज यहाँ पे हुई थी। और जहाँ तक मैन पावर का ताल्लुक है, मैन पावर यहाँ थोड़ा सा कम है। अस्पताल में जरूरत के तनासब से महज 20% तिब्बी व नीम तिब्बी अमला ही तैनात है। इतने बड़े अस्पताल में महज 2 बी ग्रेड अमराज खवातीन के डॉक्टर, 1 पीडियाट्रिशियन और 7 असिस्टेंट सर्जन तैनात हैं, और यही हाल नीम तिब्बी अमले का भी है। स्टाफ का तो यहाँ पे स्टाफ स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट कम ही है, एज पर द नीड्स कम ही है, लेकिन जितना हमसे हो पाता है तो वी ट्राई टू कैटर इट। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि because of the inadequate staff, sometimes he cannot cater the patient trust, so sometimes we have to face the music from the attendants. जगह की कमी की वजह से हामला खवातीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ तीमारदारों को भी खुले आसमान तले सारा वक्त गुजारना पड़ता है। तीमारदार रोजनस कहीं जाए, अक्सर पेशेंट ये गलियन मज तिमन बड़ा भुगतन पे मुसीबत। और जहाँ तक स्पेस का है, हमने एक प्लान गवर्नमेंट के पास है कि एक सेंटर में एक बनेगी, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर और कुछ वार्ड्स बन रहे हैं। वो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है, तो उसको अप्रूव होने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। वाज़ेह है कि कुछ साल कबल हुकूमत ने इस नौइयत का अस्पताल हर जिले में कायम करने का मंसूबा तो बनाया था, जिसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया, जबकि NRHM जैसी स्कीमें भी जमीन हिस्सा पर
ایسے اسپتال میں عملے کی کمی کو دور کرنے میں ابھی تک کوئی خاص رول ادا نہیں کر سکی ہے. ایسے اسپتالوں میں بنیادی طبی نظام کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے. ETV نیوز اننت ناگ. میروائز کشمیر اور چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس مولوی عمر فاروق نے الزام لگایا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو لے کر اپنے دوہرے معیار کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ اننت ناگ میں APHC کی جانب سے منعقدہ حقوق انسانی ہفتے کے سلسلے میں ایک سیمینار میں لوگوں سے مخاطب تھے. اس موقع پر پروفیسر عبدالغنی بٹ اور مختار احمد واضح سمیت کئی حریت لیڈران نے خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے حوالے سے فریقی بات چیت پر زور دیا. سلام پیش کر جو عمل کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے ظاہر کیا ہے تمہاری پالیسی کو ترک کرنا ہوگا. یہ عجیب بات ہے یوسسا مناؤ ہفتہ حقوق یا تو بین الاقوامی اصول ہے تمہاری. ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں وزیر طبی تعلیم تاج محی الدین سے ایک خاص ملاقات. ہمیں دیجیے اجازت. آداب ناظرین، کشمیر ایکسپریس کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رفعت عبداللہ اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں طبی تعلیم اور سپورٹس کے وزیر تاج محی الدین. تاج صاحب خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں آپ کا. سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ حال ہی میں آپ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ SMHS ہاسپٹل گئے، وہاں پہ کیا کچھ آپ نے پایا خود؟ دیکھیے، میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے گزارش کی تھی کہ 1 سال کے اندر جو ہاسپٹل میں فرق پڑا اور جو ڈائگنوسٹک اور دوسرا اکوپمنٹ لایا گیا، کوشش میری یہ رہی ہے کہ کسی بھی حالت میں ہمارا SMHS ہاسپٹل جو ہمارا ہمیشہ سے ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن ہوتا تھا اور جسے ہم شفا خانے کے نام سے جانتے تھے، قریباً 100 سال پرانا ہسپتال، تو اس کی ایک اہم ایک لینڈ مارک ہے ہمارے کشمیر میں. تو ہماری کوشش اب یہی رہی ہے، کیونکہ اسکیمز بھی اوور لوڈڈ ہے، ریفرل اس پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم نے اسے اکوپ کرنا شروع کیا. ہماری یہاں پہ نیورو سرجری شروع ہو گئی، کارڈیولوجی شروع ہو گئی، نیفرولوجی شروع ہو گئی، گیسٹروانٹرولوجی شروع ہو گئی، اور اپنی اپنی فیلڈ میں ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ سب کے سب ایبل ڈاکٹرز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب ایبل ڈاکٹرز ہیں، کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ایبل ڈاکٹرز وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے ہیں. تو ایبل ڈاکٹرز کس کام کے؟ 4 بجے کے بعد ایک بھی سینئر ڈاکٹر تعینات نہیں ہوتا ہے، آن کال آتے ہیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں، تب تک پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں، میں آپ سے بولوں، سب سے کم مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ SMHS ہاسپٹل کا 1.28، اور اگر دیش کے کسی بھی ہسپتال کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو میرے خیال میں اس سے کم کوئی نہیں ہے. لیکن آج بھی یہاں کے پیشنٹس کو باہر جانا پڑتا ہے، چاہے چنڈی گڑھ جانا پڑتا ہے، دلی جانا پڑتا ہے، ممبئی جانا پڑتا ہے. کیا وجہ؟ میں آپ سے بتاؤں، یہ اس میں ایک ریزن تھا اور جس کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ، یعنی کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے؟ ہو سکتا نہیں، میری بات آپ پہلے پوری سمجھیے. بات یہ ہے کہ پیشنٹ کون باہر جاتا ہے؟ جس کو اچھا مڈل کلاس نہیں، مڈل کلاس وارڈ میں. تاج صاحب، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زمین بیچ دی، وہ مڈل کلاس بھی نہیں، غریب ہیں، اس کے بعد علاج کرانے کے لیے گئے کیونکہ وہ اچھا علاج چاہتے ہیں. نہیں، میری ذرا آپ بات سمجھیے، آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اسی چیز کا سدباب کیا ہے میں نے جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی. پہلے تو ہم نے ایوننگ کلینک شروع کر دیا کہ 5 بجے کے بعد اب پیڈ کلینکس ہیں، یہ مڈل کلاس کے لیے. اب اس وقت کنسلٹنٹ ہر شعبے کا ایک کنسلٹنٹ رہتا ہے.
अब अगर सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो ऑन कॉल है। लेकिन उसमें काफी टाइम लगता है, 2 घंटे कम से कम लगते हैं ऑन कॉल। उसमें देखिए कॉल सिस्टम भी जो है, हो सकता है कि कुछ केसेस में हमारे रहते हों, मगर 5